आप सबका स्वागत है करियर शाला के अंदर। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है एसएससी स्टेनोग्राफर के ऊपर। तो जब हम स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो एसएससी स्टेनोग्राफर की हर साल वैकेंसीज निकालता है और बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जो बहुत टाइम से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये दोनों के लिए होने वाला है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या जिनने सोचा था कि पेपर देंगे और अभी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम कुछ ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो आई थिंक दोनों तरह के बच्चों को ऑप्ट करनी चाहिए, द वंस हु आर प्रिपेयरिंग एंड द वंस हु विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अगर आप 12th पास हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, आप ग्रेजुएट हैं, आपने स्टेनोग्राफर कर रखी है तो भी ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, जिनकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है और जिनने शुरू नहीं की तो ये वीडियो रामबाण इलाज है भाई साहब। इस वीडियो को सेव कर लेना और इसके साथ एक और आएगा जो आपका रिवीजन बैचेस भी शेड्यूल्ड होंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हमारे पास ग्रुप सी और डी की पोस्टें हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला है एसएससी 5 जून से 26 जून तक रजिस्ट्रेशन को शुरू करने वाला है। और इसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो एग्जाम डेट होने वाली है वो 6 to 11 अगस्त होने वाली है, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा 6 to 11 अगस्त को होगा। सो बेसिकली यू हैव अप्रोक्सीमेटली 2 months एंड मोर, 2 मंथ से ज्यादा आपके पास टाइम होने वाला है। और आप अगर सोच रहे थे कि अभी पेपर की तैयारी शुरू करेंगे, देखिए स्टेनोग्राफर, पिछली बार भी मैंने कुछ चीजें बताई थी कि स्टेनोग्राफर के लिए आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। प्रिपेयर करना 1 साल से कम में बहुत मुश्किल है, पर ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन है। अगर आप करते हैं तो आपकी स्पीड बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, पर सीखने में वक्त नहीं लगता। सीखने में एक डेढ़ महीना दैट्स सफिशिएंट। तो आप अगर सोच रहे थे किसी ऐसी वैकेंसी के लिए और एसएससी के अंडर ऐसी वैकेंसी होना, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू, मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो जिनको नहीं पता इस जॉब के बारे में वो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता लगे और आप इसके लिए रजिस्टर करें। इसकी जो एज लिमिट है आपके पास होनी चाहिए 18 to 30 है फॉर ग्रेड सी एंड फॉर अदर इट इज 18 to 27। आपके पास फीस जो है जर्नल के लिए 100 रुपए है और बाकियों के लिए फीस जो है वो निल है, तो आप ऐसे ही भर सकते हैं। एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट और गर्ल्स उनके लिए ये बिल्कुल निल होने वाली है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स 30 होने वाले हैं। इसका एक पहले मैं बता दूं कि इसका एक एग्जाम होता है, एग्जाम के साथ इसका एक स्किल टेस्ट होता है। जो एग्जाम होता है वो एसएससी लेवल का होता है, पर कंपैरेटिवली बाकी पेपर्स ऑफ एसएससी से थोड़ा सा करेक्ट होता है या कम होता है, ठीक है। तो ये पेपर का लेवल डिफिकल्ट ज्यादा नहीं होता, क्लियर आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा कंपटीशन रहता है और इसके लिए पढ़ना भी कम पड़ता है, पर रेपिटेटिव तैयारी की जरूरत होती है क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं, जो आपका स्किल टेस्ट होता है और जो सीबीटी होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसका लेवल बेशक नॉर्मल हो, कंपटीशन की वजह से इसकी जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी जाती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आपके क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं। अगर आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई के लिए 30% चाहिए अनरिजर्व को, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को चाहिए 25%, ऑल अदर कैटेगरीज को 20%। मतलब अगर ये एग्जाम आप दे रहे हैं, जो 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें से 30% तो आपको चाहिए, यानी कि आपको 60 मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका सिलेक्शन तभी पॉसिबल होगा, 60 तो मिनिमम चाहिए। और अगर आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको 25% मार्क्स चाहिए और 25% मार्क्स के लिए आपके 50 मार्क्स होने जरूरी है। अगर और किसी कैटेगरी से है तो 40 मार्क्स आपके मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको चाहिए। अब बात करते हैं पेपर के बारे में। अगर मैं पेपर की बात करूं तो एग्जाम में जनरल अवेयरनेस आएगी और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग सब आएगी। तो आपके पास 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, जनरल रीजनिंग इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होंगे। सबको मिला के आपका 2 घंटे का पेपर होगा और इसके 200 मार्क्स होंगे। एवरी क्वेश्चन हेयर कैरीज 1 मार्क, तो 200 मार्क्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की स्टेनोग्राफर में नेगेटिव मार्किंग है। मेरे हिसाब से अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेन ध्यान देना चाहिए इंग्लिश के ऊपर और इंटेलिजेंस के ऊपर। देखिए जनरल अवेयरनेस के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देने को कहूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही कंपैटिबिलिटी वाला पंगा हो जाता है कि जनरल अवेयरनेस में गलतियां होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इंग्लिश और रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस में आप इन गलतियों को मिनिमाइज कर सकते हैं। आप अपना स्कोर इनसे बना सकते हैं, लेकिन आपको एज सच हर सेक्शन में पास होना है तो आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी जरूर कीजिए, पर उसमें मैक्सिमम लेना थोड़ा मुश्किल है। तो जो भी इंसान तैयारी कर रहा है वो फोकस रखे कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और इंग्लिश के ऊपर आपका मेन फोकस होने चाहिए और हर टॉपिक के हिसाब से आपकी रिवीजन होनी चाहिए। और इसके लिए मैं एक टिप देना चाहूंगी कि इंग्लिश की तैयारी अगर अभी से शुरू कर रहे हो ना, एक टिप मेरी मान लो, हर रोज एक इंग्लिश का लेक्चर सुनना शुरू कर दो। कोई भी लेक्चर हो सकता है, उसको सुनने के साथ साथ उसके सब टाइटल्स भी देखो और इंग्लिश का लेक्चर हिंदी के सब टाइटल्स के साथ देखो। भाई साहब तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको अभी से शुरू करना है, आज ही से शुरू करना है। अगर नहीं पता तो पहला लिंक मैं ही बता देती हूँ कि तुम कोई भी शशि थरूर का लेक्चर सुन सकते हो। एक पालकी शर्मा करके मैम है, बहुत अच्छा बोलती हैं, आप उनका सुन सकते हो। तो उसको अगर आप शुरू करेंगे ना सुनना, तो
इंग्लिश में गलतियां सबसे कम तब होंगी जब आप उसको डेली लाइफ में लेके आएंगे। अगर मैं हिंदी की बात करूँ, मैं हिंदी बोलती हूँ, मैं लिखती हूँ, बिकॉज वो एक बेसिक लैंग्वेज है, तो हमारी गलतियां कम होती हैं। तो इंग्लिश में गलतियां रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आज से भी शुरू करोगे ना, एक देखोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि तुमने कौन सा देखा और तुम्हें समझ कितना है, और जो नहीं समझ आया वो मुझे बताना। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि एक आधा लेक्चर ऐसा डाल दूं जो तुम्हारे काम का हो और तुम्हें एग्जैक्टली पता लगे कि हाउ कैन इंग्लिश बी यूज्ड इन योर डेली लाइफ। Because it is very easy to say that I'm from an English medium school, but it is very difficult to use English as your basic language. Got it? So उसके लिए ध्यान रखें। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, सो ये ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है किसी भी तरह से। ठीक है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बारे में सबको पता है, तो मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। तो स्किल टेस्ट के बारे में आप सब जानते हैं कि आपका स्टेनो का अगर स्किल टेस्ट होगा तो किस तरह का होगा। आपको एक डिक्टेशन दी जाएगी 10 मिनट की, उसके अंदर आपको उस पैराग्राफ को रिप्रोड्यूस करने के लिए टाइम दिया जाएगा 50 मिनट्स एंड 65 मिनट्स फॉर बेसिकली हिंदी एंड इंग्लिश। सो वो रिप्रोडक्शन का टाइम होगा कि आपको वही डाटा जो आपको दिया गया था डिक्टेशन में वो आप बाहर निकालें। पंचुएशन मार्क्स इतने मैटर नहीं करते हैं यहाँ पे, बट आपकी जो बेसिक मिस्टेक्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ओनली स्किल टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। तो वहां आप वो चेक कर सकते हैं। आज मेरा मेन एम था कि आप अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर लें, तो वो हमारा टॉपिक रहेगा। आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होने वाली है। सो बेसिकली एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जो कट ऑफ जाता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ ग्रेड सी की, तो यूआर का जो कट ऑफ बाहर गया था, पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 147.45 यानी कि 147 गया था, और ग्रेड डी का जो गया था वो गया था 131। ये मैं 2023 की बात कर रही हूँ। तो वहां पे जो कट ऑफ गया था वो ये गया था। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गया था वो 145 गया था ग्रेड सी का, ग्रेड डी का गया था 125, एससी के लिए जो गया था वो गया था 136 और 109 फॉर ग्रेड डी। एसटी के लिए जो गया था 128 और 88 गया था। तो बेसिकली कट ऑफ अगर आप देखें तो कट ऑफ अच्छा खासा है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप अगर इंग्लिश और रीजनिंग अच्छे से कर लेते हैं तो आप कट ऑफ तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस आपको सिर्फ पास करनी है, तो ध्यान रखिए बस कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं होने वाला। और जहाँ तक रही जॉब्स की बात, इस पिछली बार जो आई थी 2024 में ग्रेड सी की नौकरी आई थी 2006, ग्रेड डी की नहीं आई थी। आई होप इस बार आए अच्छे से। तो नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए, बट ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जल्द से जल्द इसके रिलीज होने वाले हैं फॉर्म्स, नोटिफिकेशन आने वाला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू होने वाला है। बी वेरी क्लियर, अगर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो जॉब लेके ही जानी है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मैं ग्रुप सी की बात करती हूँ, ग्रुप डी की बात करी तो दोनों का स्किल सेट अलग होता है। ग्रुप सी के लिए आपको चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड, और ग्रुप सी के लिए अगर मैं कह रही हूँ कि 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए, तो ग्रुप डी के लिए आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ग्रुप डी ग्रुप सी है क्या। ग्रुप सी की अगर मैं बात करती हूँ तो इनका पे स्केल थोड़ा हायर होता है कंपैरेटिवली। इनकी इनिशियल सैलरी भी ज़्यादा होती है, 14,500 इनकी बेसिक पे होती है। लेकिन अगर अब बात करें तो इनको 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए, ठीक है, इन इंग्लिश, एंड 80 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। वाई सो? इनकी ड्यूटीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, थोड़ी ज़्यादा होती हैं। स्पीच राइटिंग, प्रेस ब्रीफिंग्स, मेंटेनिंग एफिशिएंट फिलिंग सिस्टम, असिस्टिंग मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स, एंड बिल्डिंग पब्लिक रिलेशंस। तो ये सब काम आपके पास आ जाते हैं ड्यूटीज में ग्रुप सी की। अगर मैं बात करूँ ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी की जो बात करते हैं, ग्रुप डी में 80 वर्ड्स पर मिनट की आपको इंग्लिश की स्पीड चाहिए और 65 वर्ड्स पर मिनट की हिंदी की स्पीड चाहिए। इनकी ग्रुप सी से रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है, तो इनका सैलरी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। ठीक है, सो दोनों में फर्क है। आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, मेरा एक्सप्लेन करने का मतलब था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इनका सैलरी स्ट्रक्चर 7,600 होता है। तो आप दोनों में से जिसके लिए भी अप्लाई करेंगे तो दोनों का स्किल सेट अलग होगा, मतलब स्किल टेस्ट अलग होगा। सो फॉर ग्रेड डी आपके पास इंग्लिश के लिए आपको दिए जाते हैं ग्रेड डी के लिए 50 मिनट्स, और ग्रेड डी के इंग्लिश हिंदी के लिए आपको दिए जाते हैं 65 मिनट्स। ठीक है, सो ये याद रखिए कि आपके पास जो टाइम होगा वो भी कम होगा। और अगर बात करेंगे कि आपको इनमें रिलैक्सेशन क्या होगा, अगर कोई भी पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट है, मुझसे बहुत बात पूछा जाता है तो मैं बता देती हूँ, इनमें आपको टाइम ज़्यादा दिया जाएगा पीडब्ल्यूडी में। जहाँ तक रही मिस्टेक्स की बात, अब जब आप मिस्टेक्स की बात करते हैं, देयर इज अ डिफरेंट स्किल सेट फॉर अ टाइपिंग टेस्ट एंड फॉर अ स्टेनो। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे अवॉइड हो जाती हैं जो टाइपिंग टेस्ट में अवॉइड नहीं हो पाती हैं। उसके लिए ग्रुप सी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप सी में आपको टाइम कम दिया जाएगा, दैट इज 40 फॉर इंग्लिश एंड 55 फॉर हिंदी, यानी कि आपको उसमें टाइपिंग भी अच्छे से आनी चाहिए। डेफिनेटली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि ग्रुप डी और सी, मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्रुप डी और सी दोनों के लिए कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जिनकी स्पीड अच्छी है वो सी के लिए जाएं। देखिए अपॉर्चुनिटीज कम है लेकिन आपके पास मौका है। अगर आपका स्किल सेट यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट बहुत बढ़िया से, आप बहुत तैयारी कर चुके हैं पहले, तो मेरे हिसाब से उसके लिए जाए। अगर नहीं है तो प्लीज़ ग्रुप डी के लिए जाएं, क्योंकि आपको पता है कि फिर वहाँ आप क्लियर कर जाएंगे।
और उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर। देखिए बुक्स के लिए मेरे से बार बार पूछा जाता है, तो अभी के लिए जो बुक्स मैं रेफर करना चाहूंगी वो मैं बोल देती हूँ। जनरल अवेयरनेस के लिए मैं चाहूंगी कि एस चांद की बुक है वो आप कर सकते हैं, दिशा एक्सपर्ट्स की है, अरिहंत की है बुक आप, और लूसेंट की बुक तो होनी ही चाहिए। अगर आप एसएससी क्लियर कर रहे हैं, लूसेंट नहीं है तो उससे बड़ी बात तो क्या ही होगी, तो वो आपके पास होनी चाहिए। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो एसपी बख्शी की, पियर्सन की, अरिहंत की, हरि मोहन प्रसाद की बुक है वो आप कर सकते हैं। इंटेलिजेंस की बात करूँ एस चांद, एम के पांडे, पियर्सन, आर एस अग्रवाल। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं बुक्स के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि बुक्स लोगों को लगता है कि ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं अपनी भी दिखाऊं तो मेरी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी है, मैं वहां से पढ़ती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन जो होता है ना वो खाना पूर्ति होती है। मतलब आप समझ रहे हैं टॉपिक, दैट इज गुड, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन बैठे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। अगर आप भी देखें तो 1 घंटे का जो मैराथन लगाते हैं वो उसमें कम से कम 10-20 क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें आप बीच में आंसर देते रह जाते हैं, देते रह जाते हैं, आपका 1 घंटा चला जाता है और 20 क्वेश्चन अगर आप खुद करने बैठेंगे तो आप अब 1 घंटे के अंदर कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन से ज्यादा की स्पीड बना सकते हैं। सो मैराथन के मैं तो देखो बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप ऑनलाइन किसी भी टाइम वेस्ट करो, इससे अच्छा तो कोई मॉक टेस्ट दे लो, वो फायदे में रहता है। वहां पे बिल्कुल बिल्कुल टाइम वेस्ट होता है मेरे हिसाब से। बाकी इट्स योर परस्पेक्टिव जो आपको सही लगे, बट मेरे हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यू शुड बी हैविंग अ पर्टिकुलर बुक, डूइंग फ्रॉम द बुक। एटलीस्ट पेपर के टाइम पे किसी भी तरह का यूट्यूब कंटेंट नहीं आना चाहिए। जब अभी मेरे पास था CSIR का एक एग्जाम था, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं हर दिन वीडियो डालूंगी और उनका टाइम वेस्ट करूंगी, नहीं। मैंने वीडियो डाली, लेकिन उससे 2 दिन पहले तक मेरी वीडियोस बंद हो गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अब मेरी वीडियोस पे ध्यान देंगे कि पेपर पे ध्यान देंगे। सो पेपर की तैयारी जिस टाइम हो रही है ना, उस टाइम तो फोन से बिल्कुल नाता ही काट देना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, कौन कितना कट ऑफ बता रहा है, कौन पेपर की जानकारी दे रहा है, डजंट मैटर एट ऑल। आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी में दम है, एक दिन पहले कोई आके आपको कट ऑफ बता के चला जाएगा, उससे आप क्या बदल लेंगे अगर आपने पूरा टाइम तैयारी ही नहीं किया तो। सो प्लीज फोकस। अगर कुछ चाहिए तो कुछ चीजें जिंदगी में सीखनी बहुत जरूरी है कि किस टाइम पे क्या चीज करनी चाहिए। एसएससी स्टेनोग्राफर की मैं टीचर्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टीचर्स की बात करना चाहूंगी। अगर आप पढ़ने की सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू किया जाए, तो देर इज बेसिकली छवि सिसोदिया मैम, इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। छवि सिसोदिया मैम वो आपको जीके करा रहे हैं, जीएस एक्सपर्ट अच्छा करा रहे हैं। शिवाली रथौर मैम वो अच्छा करा रहे हैं। ये दो आपके लिए जीएस के लिए अगर आप करना चाहें तो यहाँ से बढ़िया हो जाएगी आपकी। उसके बाद इंग्लिश एक्सपर्ट में मैं अदिति चौहान मैम की कहूंगी, और एक है कपिल देव शर्मा, वो भी अच्छा करा रहे हैं। तो इनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम में कि आपको शुरू कहाँ से करना है, अगर आपके पास शुरुआत के लिए कुछ नहीं है तो। उसके बाद मैं एक कहना चाहूंगी कि इंग्लिश के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आई हैव रानी मैम, रानी मैम बहुत बढ़िया, मैं बार बार उनको सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि उनका ना मटेरियल सिर्फ सटीक होता है कि जो चीज बतानी है उन्होंने वो बतानी है, उन्होंने ना इधर जाना है ना उधर जाना है, तो दैट्स गुड। उसके बाद आपके पास आ जाता है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए देखिए आप कहीं से भी देख ले, रीजनिंग के लिए मैं ऐसे कोई टीचर सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि रीजनिंग की ना एक खासियत है कि आप कहीं से भी टॉपिक समझ के आप प्रैक्टिस करिए। तो रीजनिंग के लिए मैं कहूंगी कि आप बुक्स ही लीजिए, एस चांद की बुक ले सकते हैं, अगर आप चाहें एसएससी की ये जो मेरे पास पड़ी है पिनाकल की भी बुक आती है वो उठा सकते हैं, कोई भी बुक उठा लीजिए, आपकी रीजनिंग बढ़िया होनी चाहिए। करेक्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी तैयारी के लिए मदद चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। मैं पहले बता रही हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊँ पर जवाब हर कमेंट का आता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी को बेस्ट ऑन बेस्ट शुरू कीजिए, पेपर क्लियर होगा और आप ही करेंगे।